जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ की क्लास में हम बहुत बेहतरीन तरीके से 100+ क्वेश्चंस को समझेंगे, है ना। अगर आपका मानवीय मूल और पर्यावरणीय अध्ययन माइनर आपका अगर विषय है और आप बीए बीएससी बीकॉम सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, या फिर आप फाइनल में हैं, किसी कारणवश जो है सेकंड ईयर में क्लियर नहीं हो पाया था, तो बिल्कुल परेशान ना हो। बहुत बेहतरीन तरीके से उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी जल्दबाजी में जो क्लास ये है मैं आपके लिए उपलब्ध करवा रहा हूँ, क्योंकि आपका जो टाइम है बहुत कम बचा है। 1 से 2 दिन में आपका इसका एग्जाम होने वाला है ना। तो बिल्कुल लिखना स्टार्ट कर दो, माइंड में चीज़ें सेट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और जहाँ जरूरत पड़ेगी हम डिटेल समझेंगे। अब बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। देखो, क्योंकि टाइम है कम, चलो जल्दी स्टार्ट करो। मूल्यों की कुल संख्या है, देखो मानवीय मूल्यों की बात हो रही है, तो टोटल अगर हम देखें तो मानवीय मूल्यों की 4 संख्या है। कितनी है भाई? 4 संख्या है, बिल्कुल। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो नैतिक मूल्यों को महत्व दिया है। तो भाई आइडियलिज्म की बात होती है, आदर्शवाद ने जो है सबसे ज़्यादा नैतिक मूल्यों को महत्व दिया है, क्योंकि आदर्श व्यक्ति ही क्या होते हैं, उसके मूल्य ऐसे होते हैं, मोरल वैल्यूज उसकी होती है कहीं ना कहीं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे आइडियलिज्म की, आदर्शवाद की। तीसरा क्वेश्चन, शुभ संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है। शुभ संकल्प शक्ति की जब भी बात आ जाए तो नैतिक मूल्यों में आपको लगा देना है, क्योंकि जब हम पढ़ ही रहे हैं नैतिक मूल्यों से संबंधित चीज़ें, तो आंसर भी आपका नैतिक मूल्य हो जाएगा, जिसे हम मोरल वैल्यू भी कहते हैं। बहुत बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 100 क्वेश्चन है पूरे, थोड़े से हम फास्ट चलेंगे आज। चौथा क्वेश्चन की बात करें अगर, तो मूल्यों की आवश्यकता होती है ना। इन सभी में होती है, किसमें? जीवन की आवश्यकता के लिए आपकी जो मोरल वैल्यूज है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। सांस्कृतिक और धार्मिक आचरण के लिए आपको नैतिक मूल्यों की आवश्यकता पड़ेगी। सत्य एवं ज्ञान के चयन के मानक के रूप में जो है आपको मूल्यों की आवश्यकता पड़ेगी। कहने का अर्थ यह है कि आपको संपूर्ण जीवन पर्यंत जो है आपको मूल्यों की आवश्यकता पड़ेगी। इस वजह से आपको ये विषय भी पढ़ाया जाता है, ताकि एक आप अच्छे मानव बने। कहा भी जाता है कि आप क्या बने? डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, डॉक्टर या मास्टर, आप कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक अच्छा मानव बनना पड़ेगा। और मानव कैसे बनेंगे? जब आपके अंदर नैतिक मूल्य होगी, है ना, नैतिक मूल्य आपके पास होंगे और आपकी समझदारी जो है कहीं ना कहीं समाज सेवी, है ना, या फिर नैतिक मूल्यों को निर्धारण करने वाली होगी। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 5 नंबर का क्वेश्चन है, मूल्यों की प्रवृत्ति होती है। भाई साहब, मूल्यों की जो प्रवृत्ति होती है वो क्रियात्मक, इसे हम व्यवहारिक भी कहते हैं, भावात्मक या संवेदनाएं, ये दोनों ही प्रकार की होती है। कैसी होती है? एक तो क्रियात्मक, व्यवहारिक, या फिर भावात्मक और संवेदनाएं, है ना, ये सभी प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक जन्म से ही विशुद्ध होता है, ये कथन किसका है? तो ये रूसो ने कथन दिया था, है ना। एक कथन और रूसो ने दिया था कि जो बालक है वो कूड़ा कागज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर, मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो भाई मूल्यों का जो नैतिक मूल्य है उनके बारे में आपको विद्यालय में भी बताया जाता है ना, परिवार में भी आपको बताया जाता है, धार्मिक संस्थाओं में भी बताया जाता है। अर्थात दा नंबर का इसका सही हो जाएगा, और प्रयोग सभी, क्योंकि आप हर जगह जो है कहीं ना कहीं आपको मूल्य सिखाए जाते हैं, फिर भी जो है हम लोग मूल्य नहीं सीखते हैं, है ना। अगर हम नैतिक मूल्य, नैतिक जिम्मेदारियां नहीं सीखेंगे तो फिर हमारी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी लास्ट में, है ना दोस्तों। चलो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो बहुत सारी क्लासेस हमने आपके लिए उपलब्ध करवाई हैं, है ना। सबसे पहले प्लेलिस्ट विजिट करो जल्दी प्लेलिस्ट, और या फिर हम आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे या कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ से सारी क्लासेस को आप देख डालो, है ना। देख के आप जाना एग्जाम देने, आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, ठीक है। चलो इस क्लास को बिल्कुल अंत तक देखें आप। मूल्यों की आवश्यकता एवं उपयोगिता को महत्व दिया, किसने दिया? तो भाई यथार्थवाद ने जो है मूल्यों की आवश्यकता एवं उपयोगिता को महत्व दिया। और नैतिक मूल्यों की हमने बात करी थी, किसने दिया था? तो आपको आइडियलिज्म, वहां पे आप जाएंगे, आदर्शवाद की हम वहां पे बात कर रहे थे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यों की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो मूल्यों की जो स्वीकृति है वो दार्शनिक विचारधारा द्वारा, सामाजिक आदर्शों एवं मान्यताओं द्वारा और सांस्कृतिक लक्षणों सभी के द्वारा जो है मूल्यों की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अभी हमने समझा था कि मूल्य है जो हमें इसकी शिक्षा कहाँ मिलती है, तो विद्यालय में, परिवार में और धार्मिक संस्थाओं में, हर जगह मिलती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सत्यम, शिवम एवं सुंदरम है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है, ये सत्यम हो, शिवम हो या फिर सुंदर हो, ये सब जो है कहीं ना कहीं शिक्षा के मूल्य हैं, जीवन के श्रेष्ठ आदर्श हैं, शिक्षा के अंतिम लक्ष्य हैं। कहा भी जाता है कि सत्य ही शिव है और शिव ही क्या है भाई? सुंदर है ना। तो ये सब चीज़ें जो है भोले बाबा के ऊपर हैं, अब समझ जाओ दोस्तों। शिक्षा का लक्ष्य होता है ना, सत्य, आपको सत्यता की ओर ले जाना। शिवम अर्थात शिक्षा के जो मूल्य हैं उनके बारे में आप सही जानकारी, सही परख आप कर पाए, ठीक है। जीवन का जो श्रेष्ठ आदर्श
जो सुंदर है वही जीवन का श्रेष्ठ आदर्श है। और जीवन का श्रेष्ठ आदर्श क्या है कि आपके जो मानवीय मूल्य हैं उन पे आप खरे उतरे। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। मानवीय मूल्य अच्छे या सही प्रतीत होते हैं, इसका कारण है क्या है भाई? आंतरिक प्रसन्नता है, सकारात्मक भावनाएं हैं और प्राकृतिक स्वीकृति है। ये सभी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, आपने 11 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर ली हैं। 12वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। मानवीय मूल्य के लिए आवश्यक है भाई, मानवीय मूल्य के लिए जो है स्वयं के साथ, एक दूसरे के साथ तथा प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना, है ना। इन सब के साथ जो है तालमेल बैठाना, खुद के साथ भी, दूसरे के साथ भी, और हमारी जो नेचर है उनके उसके साथ भी क्या करना, हमें सामंजस्य बैठाना। ये क्या है? तालमेल बैठाना मानवीय मूल्य के लिए बहुत आवश्यक है। जीवन को सरल तथा सुखी बनाना ये तभी बनेगा जब आप इन सभी चीज़ों के साथ सामंजस्य बैठा लेंगे। ठीक है, चलो, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। सार्वभौमिक मानव व्यवस्था के इच्छुक व्यक्ति होंगे, कैसे होंगे? तो भाई सार्वभौमिक मानव व्यवस्था के जो इच्छुक व्यक्ति होंगे वो सामाजिक पारिस्थितिक रूप से अधिक उत्तरदायी होंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ आप चुपचाप से याद करते चले जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं की मूल क्षमता, स्वयं की मूल क्षमता के बारे में जो बात करें अगर, तो अगर क्षमता देखें तो वही पावर से कहीं ना कहीं रिलेट होती है। ठीक है, चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। सार्वभौमिक मानव व्यवस्था के इच्छुक व्यक्ति होंगे, कैसे होंगे भाई? तो सामाजिक और पारिस्थितिक रूप से अधिक जिम्मेदार व्यक्ति होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, मूल्यों में निहित तत्व है ना, तो ये सभी चीजें, क्रियाएं या फिर हम बात करें भावनाएं, ज्ञानबोध या जितनी भी सारी चीजें हैं सब कुछ मूल्यों के निहित तत्व होते हैं, है ना। क्रियाएं जो आप व्यवहार वगैरह करते हैं वो चीज़, आपकी जो संवेदनाएं हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, है ना, आपका जो ज्ञान है, जो जितना आपको पता है, बोध है जिस बात का, तो सब चीज़ें मूल्यों के निहित ही होती हैं। कहते हैं ना, जिसकी जितनी बुद्धि उतना वो काम करता है। ठीक है, चलो अब 17 नंबर का क्वेश्चन समझो। मूल्यों का अर्थ है, मूल क्या क्या अर्थ है भाई? मूल का अर्थ है सामाजिक आधार, है ना, मनोवैज्ञानिक आधार, दार्शनिक आधार। तो ये सभी आधार जो है मूल्य का अर्थ है, तो भाई लगा देना उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, मूल्यों का आधार है। अब देखो भाई मूल्यों का आधार क्या है, तो ये सब आधार है, सामाजिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, अभी आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपकी स्क्रीन पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 19। मूल्यों का सिद्धांत है ना, मूल्यों का सिद्धांत है तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, तर्क, तार्किक चिंतन या मूल्य मीमांसा। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो जो मूल्य मीमांसा की बात होती है, एपिस्टेमोलॉजी की बात होती है, तो ये मूल्यों के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, तार्किक चिंतन इस क्वेश्चन के आंसर नहीं है। ठीक है, बहुत बेहतरीन। 20 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। बहुत फास्ट हम थोड़े से चल रहे हैं। दर्शनों के संप्रदायों ने मूल्य दिए हैं। ठीक है, तो दर्शनों के जो संप्रदाय हैं, देखो दर्शन कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें फिलॉसफी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आपने अगर दर्शन शास्त्र के अगर आप विद्यार्थी रहे होंगे तो उनके बारे में आपको पता होगा, है ना। जितने भी फिलॉसफर वगैरह होते हैं वो कहीं ना कहीं नैतिक मूल्य और जो सामाजिक जिम्मेदारी होती है और जितने भी धार्मिक या फिर सौंदर्यानुभूत मूल्य जो तत्व होते हैं उनकी ओर ये लोग ज़्यादा क्या करते हैं भाई, आकर्षित होते हैं, उन्हें बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे अगर राइट आंसर की, तो 20 नंबर का राइट आंसर इन सभी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द, है ना, सभी। तो क्योंकि नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य और धार्मिक मूल्य, सौंदर्यानुभूति मूल्य, ये सब क्या है, ये संप्रदायों ने मूल दिए हैं। ठीक है, चलो 21 नंबर का क्वेश्चन, नैतिक शिक्षा समिति 1959 के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो भाई सीधा याद रख लो, श्री प्रकाश साहब थे। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ ले, है ना। 22 नंबर का क्वेश्चन, बेहतरीन। अब देखो, अब हमने क्या किया है, मानवीय मूल्यों को हमने समझ लिया है, इतना ही क्वेश्चन आने के चांस हैं। ठीक है, यहीं से आ जाएगा। अब समझो, देखो अब हम दो चीज़ें समझेंगे, गांधीवाद और स्वामी विवेकानंद जी को, है ना। गांधी जी के बारे में कुछ हम चीज़ें समझेंगे और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में समझेंगे। अपने ज्ञान के विकास के लिए अपनी माँ का ऋणी हूँ, ये कथन किसका है? तो भाई साहब ये कथन जो है विवेकानंद जी का है। किसका है? विवेकानंद जी का है। और विवेकानंद जी क्या है, शिकागो सम्मेलन में बोले थे। ठीक है, बोले थे कि नहीं बोले थे, चलो आप सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर रहेगा कि आपने ईश्वर को देखा है? यह प्रश्न विवेकानंद जी से किसने पूछा था? तो ठाकुर साहब ने पूछा था। महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने जो है क्वेश्चन पूछा था विवेकानंद जी से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करें अगर, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो रहेगा 24 नंबर। विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण परमहंस से प्रथम साक्षात्कार किया था, ये किया था भाई नवंबर 1981 में, है ना। और रामकृष्ण परमहंस जो है इनके गुरु थे, किनके? विवेकानंद जी के। चलिए, और बताओ किसकी स्थापना करी थी, है ना। आप बता सकते हो विवेकानंद जी ने, रामकृष्ण परमहंस ने किसकी स्थापना करी थी, किस समाज की, बताओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विवेकानंद जी के पिता का देहावसान हो गया था। ये क्वेश्चन शायद ही आए, फिर भी लिख लो, है ना। 1984 में हो गया था। विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, तो भाई शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे आपका चरित्र निर्माण हो, है ना, जिससे आपका चरित्र निर्माण हो, आपका जीवन निर्माण हो, मानव निर्माण हो। तो ये सभी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो, गणित वैसे ही पढ़ें जो आपकी रियल लाइफ में काम आए, है ना। आप वो सारे विषय पढ़ें जो आपके रियल लाइफ में काम आए, ठीक है। तो उनका अर्थ था कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो इस प्रकार होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, डैश 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 ने शिक्षा के अध्यात्मवादी दृष्टिकोण को धारण किया है। किसने किया है भाई? महात्मा गांधी जी ने भी और स्वामी विवेकानंद जी दोनों ने किया है, ठीक है। 28 नंबर का क्वेश्चन, विवेकानंद के दर्शन को सामान्यता किसके रूप में जाना जाता है? तो व्यवहारिक वेदांत के रूप में जो है विवेकानंद जी के दर्शन को सामान्यता देखा जाता है, ठीक है। 29 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं, यह कथन किसने कहा है? ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। विवेकानंद जो है आधुनिक भारत के निर्माता हैं, ये कथन जो है नेताजी ने कहा था, हमारे प्यारे, सभी के प्यारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब ने, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करेंगे, आपकी स्क्रीन पर रहेगा। स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से उनके पहले सम्मेलन में क्या प्रश्न पूछा था? तो उन्होंने पूछा था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब देखो, गांधीवादी दर्शन, है ना। अब गांधीयन जो फिलॉसफी है उनको हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, है ना, उनके बारे में समझेंगे। देखो, एक गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सत्याग्रह का एक अनिवार्य सिद्धांत है? तो वो है अहिंसा, कष्ट सहने की अनंत क्षमता और सत्य। ये सभी के अनुरूप जो है गांधी जी चलते थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 32 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, गांधी जी का स्वराज्य से क्या तात्पर्य था? गांधी जी का स्वराज्य से जो तात्पर्य था वो था देश के लिए स्वतंत्रता, है ना, देशवासियों के लिए स्वतंत्रता, या स्वशासन, या पूर्ण स्वतंत्रता। तो भाई साहब, देशवासियों के लिए स्वतंत्रता, है ना, हर देशवासी स्वतंत्र है, ये चीज़ उनके लिए वो समझते थे, है ना। 33 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, कार्य के बिना धन एक घातक पाप है। कहने का अर्थ ये है, बिना श्रम के अगर रोटी आप कमाते हैं तो कहीं ना कहीं वो पाप है। ये गांधी जी के दृष्टिकोण पर बल देता है। क्या बात थी? रोटी श्रम अवधारणा, है ना, मतलब कहने का ये था कि मेहनत करके कमाओ भाई। 34 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, 34 की बात करेंगे। गांधी के अनुसार अहिंसा के सार्वभौमिक मानवीय जो मूल्य हैं उसको डैश डैश स्तरों में विकसित किया जाना चाहिए। तो भाई साहब, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, व्यक्तिगत हो, राष्ट्रीय हो, इन सभी स्तरों में जो है विकसित किया जाना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आपने 34 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। 35 नंबर का क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर रहेगा। चलिए, गांधी जी ने 1925 में यंग इंडिया में डैश डैश पापों का उल्लेख किया है। यंग इंडिया उनकी एक पत्रिका है और इनने 7 पापों का उसमें उल्लेख किया है, ठीक है। 36 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसका वर्णन गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में किया है? तो अहिंसा और शांति का जो वर्णन है उनने अपने फेफड़ों के रूप में किया है। वो अहिंसा और शांति को बढ़ावा देते थे, है ना, उन्हीं के सिद्धांतों पर वो चलते थे। चलिए, 37 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, अगर धन तथा धन सृजन से संबंधित गांधीवादी जो सिद्धांत आधारित था वो किस पे था? तो ट्रस्टीशिप पे था। इसको भी आप माइंड में याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए, अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का, विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखा गया? तो जाहिर सी बात है, जब उनके बारे में पढ़ रहे हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब द्वारा ही लिखा गया, है ना। आपको पता होगा ये हमारे क्या रहे हैं? राष्ट्रपति रहे हैं और एक महान वैज्ञानिक है। अग्नि पृथ्वी मिसाइल को इनने क्या किया है? उनके जन्मदाता हैं, ठीक है। चलिए, 39 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, डैश 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 भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने मूल आधारित शिक्षा के महत्व पर बल दिया था। किसने? तो मूल आधारित शिक्षा की जब भी बात आ जाए तो सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मानवीय मूल्य एवं वर्तमान प्रथाएं। 40 नंबर का क्वेश्चन, खोजे गए डेटा को गोपनीयता बनाए रखने के लिए डैश 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 का उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए? तो व्यक्तिगत सर्च इंजन का जो है उपयोग करते हैं खोजे गए डेटा की गोपनीयता या फिर उसे हम सिक्योर करने के लिए। 43 नंबर का क्वेश्चन, डैश 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 संगठित अपराध के लिए कार्य क्षेत्र प्रदान करता है। भाई क्या प्रदान करता है? तो संगठित अपराध के लिए जो है भ्रष्टाचार, है ना, भ्रष्टाचार संगठित अपराध के लिए कार्यक्षेत्र प्रदान करता है, ठीक है। चलो, 44 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है? तो भाई साहब, जो हमला है ना, अटैक्स जो है वो साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है ना। जो हैकर्स होते हैं वो अटैक करते हैं आपके डेटा पर, आपके मोबाइल नेटवर्क पर,
है ना, आपकी बहुत सारी ऐसी प्राइवेसी पर वो अटैक करते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन, सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा प्रायः व्यक्तिगत लाभ के लिए धोखे या फिर आपराधिक गतिविधियों को क्या कहा जाता है? तो उसे वही भ्रष्टाचार कहते हैं, सब कुछ करप्शन कहलाता है। ठीक है, चलो, चाहे फिर रिश्वत लेना हो या फिर धोखाधड़ी करना हो, ये सब चीज़ें जो है किस में आ जाती हैं भाई? रेगुलेशन, प्रमोशन, ब्राइब, सब कुछ करप्शन में आता है। चलो, 46 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही साइबर सुरक्षा से समझौता करती है? तो धमकी जो है वो साइबर सुरक्षा से समझौता करती है। ठीक है, चलिए, थ्रेट इस पे बात करती है, थ्रेटनिंग जिसे कहा जाता है धमकी देने को इंग्लिश में। 46 नंबर के क्वेश्चन की बात करें अगर, इंटरनेट पर वस्तुएं खरीदने तथा बेचने को क्या नाम दिया जाता है? तो इंटरनेट की जो खरीदारी है उसी को सिंपल कहते हैं, इंटरनेट शॉपिंग कहा जाता है, सिंपल। ठीक है, चलो, 48 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, भ्रष्टाचार के क्या कारण हैं? तो भाई भ्रष्टाचार के जो कारण हैं वो आर्थिक असुरक्षा है, आयकर की उच्च दरें हैं, है ना, लोकतंत्र की प्रणाली है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का को बढ़ावा देने में हो सकता है, इनके कुछ चांस हो। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर है, डैश किसी व्यक्ति की सूचना की सुरक्षा से संबंधित है जिसे किसी भी कंप्यूटर या फिर व्यक्तिगत डिवाइस पर इंटरनेट का उपयोग करते समय लागू किया गया था। तो भाई ये डिजिटल गोपनीयता है, इसके बारे में, डिजिटल प्राइवेसी के बारे में जो है कहीं ना कहीं इससे हम रिलेट करते हैं चीज़ों को। 50 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, रिश्वत अधिनियम 2010 के अंतर्गत व्यवसायों को किस नीति का पालन जो है करना चाहिए? तो रिश्वत कभी भी स्वीकार नहीं होती है, इस नीति का बिल्कुल पालन करना चाहिए, चाहे कैसे भी हो, कितनी भी कम राशि में हो, है ना, या किसी भी रूप में हो, रिश्वत कभी भी स्वीकार नहीं होती है दोस्तों। चलिए, 51 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, रिश्वत अधिनियम, है ना, 20410 यूकेवीए द्वारा लागू हुआ, है ना, तो ये जुलाई 2011 में लागू हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, है ना, आपसे पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, जुलाई 2011। ठीक है, अब एक बात और देखो यहाँ पे, रिश्वत अधिनियम 2010 में कितने अपराध शामिल हैं? तो भाई साहब इसमें 10 अपराध शामिल हैं, टोटल कितने हैं? 10 अपराध शामिल हैं। चलिए, अब 53 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रिश्वत अधिनियम 2010 के अंतर्गत यह एक अपराध है, कौन सा अपराध है? रिश्वत या प्रस्ताव देना, ठीक है, रिश्वत मांगना या फिर स्वीकार करना, एक विदेशी सरकारी अधिकारी को रिश्वत देना, ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं, देखो, रिश्वत देना भी गलत है और रिश्वत लेना भी गलत है ना, दोनों चीज़ें ही गलत हैं। चलिए, 54 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने 53 क्वेश्चन को, है ना, नस्तो नाबूद कर दिया है। मई 2015 में डैश के बजट परिव्यय के साथ गंगा नदी की सफाई के लक्ष्य को प्राप्त करने के मिशन के रूप में नमामि गंगे योजना का प्रारंभ किया गया। कहना ये चाह रहे हैं वो कि भाई साहब जो नमामि गंगा योजना है वो कितनी राशि इसमें दी गई थी, कितना बजट इसको मिला था? तो भाई साहब बात करें 40,000 करोड़ की बात हुई थी, जिसमें गंगा जी की सफाई या फिर बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनके लिए, है ना, कितना बजट था? 40,000 करोड़। अब देखो, सतत विकास, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात आती है तो देखो, वह विकास जो भावी पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौते किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है, प्राकृतिक संसाधनों या का संरक्षण तथा पर्यावरण को होने वाली हानि तथा प्रदूषण को कम करते हुए विद्युत के वैकल्पिक स्रोतों का विकास करता है। देखो, मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, ऐसे उनका आंसर तो हो जाएगा मतलब ये सभी आंसर इसके हो जाएंगे। अब सुनो, सतत विकास है क्या? बिल्कुल देहाती भाषा में, है ना, मैं बताऊं, देखो, सतत विकास वो विकास है, ऐसा विकास जिससे आप कुछ भी जो प्राकृतिक संसाधन है आप उनका यूज़ करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, लेकिन आप उनका उपयोग इस तरह से करते हुए चलें कि वो ख़त्म ना हो जाए, ताकि भावी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, वो भी इसका क्या कर सके, उनका उपयोग कर सके, उनको उनसे जो है वो लाभान्वित हो सकें दोस्तों। चलिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ लिया है। अब हम समझेंगे नेक्स्ट 57 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिसे आप 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो भाई साहब, अंतरिक्ष अनुसंधान इससे कोई लेट नहीं करता है ना, याद रखना, नहीं पूछा गया था। तो ये सारे हैं, लैंगिक समानता, शून्य भूख और अच्छा स्वास्थ्य तथा भलाई। कहने का अर्थ ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये चीज़ थी कि भूख शून्य, मतलब पूर्ण तरीके से भुखमरी खत्म की जाए, अच्छा स्वास्थ्य तथा भलाई, सबकी हेल्थ जो है अच्छी रहे, है ना, अच्छा सबका जीवन रहे, लैंगिक समानता, ऐसा ना हो कि लड़का लड़कियों में ज़्यादा भेदभाव हो, है ना, किसी को ज़्यादा मिले, है ना, किसी को ज़्यादा हम बोलें कि भाई नहीं, लड़कियां थोड़ी सी ज़्यादा या फिर लड़के थोड़े से ज़्यादा, है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कहीं ना कहीं जीरो हंगर पे बात होती है ना, गुड वेल्थ एंड वेल
वीइंग पे बात होती है ना, जेंडर इक्वलिटी की बात होती है, लैंगिक समानता की बात होती है। ठीक है, किसी को भी बढ़ावा ना दें, लैंगिक समानता रखें। चलिए 58 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, एनसीपी का फुल फॉर्म। एनसीएपी का फुल फॉर्म देखो, एनसीएपी की फुल फॉर्म की बात करें, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी में से कहते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। ठीक है, चलो इसका जो उद्देश्य था वो वायु को शुद्ध करना था, वातावरण को शुद्ध बनाना था। ठीक है, वायु प्रदूषण को कम करना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी जो कब प्रारंभ किया गया? तो भाई साहब जो प्रारंभ किया गया था वो जनवरी 2019 में प्रारंभ किया गया है ना, और 122 भारतीय शहरों में 2017 के स्तर से 2024 तक कण प्रदूषण को 20-30% तक कम करना था। ठीक है, चलिए 60 नंबर के क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगर नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की बात करें अगर, तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी, है ना। 1 जनवरी 2015 से पहले जो है इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, और इसका अध्यक्ष कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, कौन होते हैं भाई? प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो वर्तमान में कौन है बताओ आप सब कमेंट करके। चलो 61 नंबर के क्वेश्चन की बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का कार्य नहीं है? तो नीति आयोग के कार्य की बात करें अगर, तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना जो है, ये नीति आयोग के का कार्य नहीं है ना। याद रखना दोस्तों, नहीं पूछा गया था। बाकी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय विकास प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तथा रणनीतियों की एक साथ साझा जो दृष्टि विकसित करना, ये सब है। ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता, सहायता प्रणाली निर्मित करना, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पर रहेगा। नैतिकता शब्द किसके लिए है भाई बताओ? तो मानव स्वभाव को समझने के लिए जो है नैतिकता शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नैतिकता शब्द जो है वो कौन सा शब्द है? तो भाई साहब ग्रीक शब्द है, याद रखना। ठीक है, अब ग्रीक कौन से शब्द से लिया गया है? तो एथोस से लिया गया है। किससे लिया गया है? एथोस से लिया गया है। इंग्लिश में इसको एथोस को ऐसा लिखते हैं। अब एथोस का अर्थ क्या है, आप हमें एक बात बताओ। तो एथोस का जो अर्थ है वो है कैरेक्टर, यानी कि चरित्र। देखो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गए हैं। पहला तो क्वेश्चन आपने समझा कि जो नैतिकता जो शब्द है वो मानव स्वभाव को समझने के लिए है, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर के लिए है ना। और नेक्स्ट हमने समझा था कि नैतिकता जो है ना, मोरालिटी जो है वो ग्रीक शब्द है। अब वो लिया किससे गया है? तो भाई साहब इथोस से लिया गया है। और इथोस का क्या अर्थ है? तो आप कहना चरित्र है। ठीक है, और आचार नीति एक विज्ञान है। भाई साहब कैसी विज्ञान है? तो एक मानक विज्ञान है, नॉर्मेटिव विज्ञान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 66। आचार नीति डैश डैश के सही या गलत होने का निर्धारण करती है। तो भाई जितनी भी मानवीय क्रिया हैं वो सब जो है आचार नीति के सही गलत होने का निर्धारण करती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 67 नंबर की हम बात करें, आपकी स्क्रीन पर रहेगा, आचार नीति डैश डैश को जो है उत्तम मानता है। भाई मानक की यहाँ पे बात होती है, मानक आचार नीति को उत्तम मानता है। बहुत बेहतरीन। 68 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, कौन सा कथन आचार नीति की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो आचार नीति उचित तथा अनुचित व्यवहार में अंतर बताने की क्षमता है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आचार नीति के बारे में आप समझ लें, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं, ठीक नहीं है। 69 क्वेश्चन की बात करेंगे, आचार नीति को कहा जाता है भाई साहब विभिन्न दृष्टिकोणों को पता लगाने के लिए हमें उत्साहित करती है ना। तो ये सब मानव व्यवहार का कहीं ना कहीं अध्ययन से संबंधित चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं। बात करेंगे 70 नंबर के क्वेश्चन की, आपकी स्क्रीन पर रहेगा, उपकार का संबंध डैश 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 से है। भाई साहब किससे है? तो अच्छा करना, है ना। आप जो भी काम कर रहे हैं, डूइंग गुड, है ना, आप अच्छा करें, तो वो सब चीज़ें किससे हैं? वो उपकार का संबंध है। ठीक है, चलो 71 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, आपके स्क्रीन पर है, व्यावसायिक आचार नीति क्या है? तो भाई साहब व्यावसायिक जो स्थितियाँ, गतिविधियों और निर्णयों का अध्ययन, जहाँ से सही गलत करने की जो समस्याएं हैं उसको संबोधित किया जाता है, उसे कहीं ना कहीं व्यावसायिक नीति के अंतर्गत हम रखते हैं दोस्तों। 72 नंबर का क्वेश्चन है, डैश 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 शब्द उन सिद्धांतों, मूल्यों तथा विश्वासों को संदर्भित करता है जो उचित तथा अनुचित व्यवहार को परिभाषित करते हैं। तो आचार नीति इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात समझो पहले, देखो पता है हम आपको ये क्वेश्चन इस वजह से करा रहे हैं क्योंकि ये मानवीय मूल्य से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। बाकी हम आपको पर्यावरण करवा चुके हैं पूरी, ठीक है। आप वो वाली वीडियो, जितनी भी वीडियोस हैं सारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख डालो, ठीक है। बाकी आपका जो टूर गाइड हो, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर हो, है ना, आपका डिजिटल मार्केटिंग, मल्टीमीडिया, सभी विषय की क्लासेस यहाँ पे हैं, ठीक है। बिल्कुल परेशान ना हो आप लोग। और बाकी आपका जो एग्ज़ाम इस सब्जेक्ट का है तो सबसे पहले इस पर फोकस करें और बहुत बेहतरीन और उम्दा करके आएँ एग्ज़ाम में अपने,
ठीक है, तो बिल्कुल एकदम ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा बोर हो जाओ, परेशान हो जाओ पढ़ते पढ़ते कि नहीं अब बीच में, है ना। कुछ बच्चे होंगे ऐसे भी जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है। देखो यार, एक बात बताऊं, देखो दुनिया में बहुत बड़ी मुश्किलें हैं, है ना। और जब उन सबको आप पार कर सकते हैं तो ये किताबें या फिर क्या पढ़ाई क्या ज़्यादा बुरी है बताओ, है ना। आप पढ़ तो सकते ही है ना, कितना भी कड़वा क्यों ना हो, पर आप अगर पढ़ गए ना तो लाइफ में जो है आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, 72 नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करें, आपकी स्क्रीन पर रहेगा। शब्द उन सिद्धांतों, मूल्यों तथा विश्वासों को संदर्भित करता है जो उचित तथा अनुचित व्यवहार को परिभाषित करते हैं। तो आचार नीति से संबंधित इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं, इसके बाद हम चीज़ें जो है आगे पढ़ेंगे। आचार नीति को ठीक से समझने के लिए आपके पास 2 योग्यताएं होनी चाहिए। कौन सी 2 योग्यता? एक तो भेद करने की क्षमता और दूसरी निष्ठा। निष्ठा होती है डेडिकेशन, है ना, आपकी लगन। 74 नंबर का क्वेश्चन है, आचार नीति नैतिक सिद्धांतों तथा जो मूल्य हैं वो क्या हैं? वो है किसी व्यक्ति के कार्यों को नियंत्रित करना, ठीक है, गवर्न द एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के कार्यों को नियंत्रित करना कहीं ना कहीं आचार नीति नैतिक सिद्धांतों का मूल है। देखो, कार्यों को नियंत्रित करने से अर्थ है कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जो कुकृत्य करते हैं या फिर ऐसे कार्य करते हैं जो नैतिक मूल्यों से परे हैं, है ना, तो उनके लिए ये चीज़ हैं, आचार नीति बनाई जाती हैं, नैतिक सिद्धांत दिए जाते हैं ताकि वो एक अच्छे मानव बन सकें, है ना। और वो जो कुकृत्य कर रहे हैं या बुरे ऐसे काम कर रहे हैं उन पे नियंत्रण लग सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी वही हो जाएगा कि किसी व्यक्ति के कार्यों को नियंत्रित करना। ठीक है, चलो अच्छे कार्यों को नहीं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 75 रहेगा आपकी स्क्रीन पर। धार्मिक निरपेक्षता का अर्थ है, देखो आप सब समझते हैं, बिना किसी एक धर्म का पक्ष लिए सभी धर्मों का सम्मान करना, इसे क्या कहते हैं भाई? धर्म निरपेक्षता कहते हैं। और अपना जो देश है भारत, वो ऐसा ही है। ठीक है, चलो 76 नंबर की बात करेंगे। भारत में धर्म निरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो असत्य की अगर बात करें तो भारतीय राज्य एक धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। यही नहीं है, आपसे पूछा, असत्य पूछा था आपसे, है ना, तो असत्य बिल्कुल यही हो जाएगा। बाकी सारे जो कथन है वो सत्य है। अब सत्य पढ़ लेते हैं हम। भारतीय राज्य एक विशेष धर्म के प्रभुत्व को रोकने के लिए विभिन्न प्रकारों से कार्य करता है ना। ऐसा नहीं कि एक विशेष धर्म यहाँ पे चलाया जा सके, सारे धर्मों की को मान्यता मिलती है। भारतीय राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। और भारतीय राज्य एक धार्मिक समूह को दूसरे पर प्रभुत्व रोकने के लिए गैर हस्तक्षेप की रणनीति अपनाता है, बिल्कुल सही बात है। सारे आंसर सही हैं, केवल सा आंसर गलत था कि भारतीय राज्य एक धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं है। 77 नंबर की बात करेंगे, आपकी स्क्रीन पर रहेगा। धर्म निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, है ना। तो एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर प्रभावी नहीं होता है, ये चीज़ जो है धर्म निरपेक्षता के अंतर्गत आती है दोस्तों। 78 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। बहुत बेहतरीन उम्दा तरीके से आपने 77 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। चलिए, भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्षता शामिल नहीं है। तो परोपकारी तटस्थता का सिद्धांत जो है भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्षता बिल्कुल भी शामिल नहीं है, याद रखेंगे। बाकी सब चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। कौन कौन सी? सैद्धांतिक दूरी का सिद्धांत, परोपकारी माफ करना, राज्य तथा धर्म का पृथक्करण, और राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं, बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 79 नंबर की मैं बात करूं, आपकी स्क्रीन पर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी आध्यात्मिक या धार्मिक योग्यता सेवार्थी को शामिल नहीं करती है? तो ग्राहक के आध्यात्मिक दावों की सच्चाई का आकलन करना ये शामिल नहीं करती है। ठीक है, बाकी चीज़ें शामिल करती हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, है ना। बहुत जल्द जो है 100 क्वेश्चन तक हम पहुंच जाएंगे। आध्यात्मिक या नैतिक प्रश्न पर मन को एकाग्र करने का अभ्यास प्राकृतिक विश्व का एक दृश्य या देवत्व के एक छवि प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है भाई साहब? तो चिंतन को जाना जाता है। यहाँ पे कॉन्टेम्पलेशन की बात होती है ना, चिंतन की बात होती है। इसीलिए कहते हैं कि चिंता करो, माफ करना, चिंतन करो पर चिंता ना करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप चिंता करें, चिंता बिल्कुल ना करें। 81 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अध्यात्म की विशेषताएं छोड़कर सभी हैं? ठीक है, अध्यात्म की विशेषताएं छोड़कर सभी हैं, तो वो हो जाएगा भाई औपचारिक, रूढ़िवादी और संगठित, है ना। तो बाकी सभी हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे रहेगा। ध्यान का वह रूप जो एक शब्द को बार बार दोहराने पर केंद्रित होता है। मंत्र ध्यान
जो है वो कहा जाता है, इसे मंत्र मेडिटेशन के की संज्ञा इसे दी जाती है। 83 नंबर का क्वेश्चन है, आध्यात्मिक का अर्थ है भाई साहब क्या है, तो वह धर्म जिसे कोई अपनाता है, अपना मानता है, वो आध्यात्मिक कहलाता है। ठीक है, 84 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ से कुछ जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके पर्यावरण से संबंधित रहेंगे। एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के मध्य बायोमास संबंधों के ग्राफिक प्रतिनिधि को कहा जाता है, भाई साहब क्या कहा जाता है, तो इसे हम पिरामिड की संज्ञा देते हैं, याद रखना बात। 85 नंबर का क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर रहेगा, कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, तो भाई साहब वन जो है वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, ये भगवान जी द्वारा बनाया गया है, प्रकृति द्वारा बनाया गया है। बाकी बांध का जलाशय, मानव निर्मित बगीचा, धान की कृषि सब मानव निर्मित है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। 86 नंबर का क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है, तो भाई समान दिशात्मक जो है यूनि डायरेक्शनल यहाँ पे बात होती है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसे ही ऊर्जा प्रवाह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, वे जीव जो मृत या अपशिष्ट पदार्थों का विघटित करके सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अपघटक कहते हैं। हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है कहीं ना कहीं दो भागों में बटा होता है, जैविक और अजैविक, है ना। जैविक तत्वों की श्रेणी में ही अपघटक को रखते हैं, जिसमें उत्पादक, उपभोक्ता और फिर अपघटक आते हैं। अपघटक अंत में आते हैं, हमने आपको पिछली वीडियो में सारी चीज़ें समझाई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर रहेगा 88 नंबर का, उपभोक्ताओं के भोजन के पश्चात बचा हुआ मृत शरीर है, वही हम क्या करते हैं, उन्हें अपघटित कहते हैं, डिकम्पोज्ड उसे हम कहते हैं। 89 नंबर का क्वेश्चन, अपघटक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है ना, तो इन्हें जो ऊर्जा है वो सब उत्पादक से प्राप्त होती है, इतना आप याद रखेंगे। बहुत शानदार तरीके से आपने 89 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। बहुत जल्दी जो है हम 100 पार होंगे, है ना। थोड़ी सी फास्ट इस वीडियो में हमने चलने की कोशिश करी है, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपका, है ना। हम नहीं चाहते कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो, कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध हो पाएँ। पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है भाई साहब, सूर्य भगवान है, सन है, ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत इन्हें माना जाता है। चलिए 9.1 की हम बात करेंगे, खाद्य श्रृंखला में जीवों को श्रेणियों में क्यों वर्गीकृत किया जाता है, तो पोषी स्तर बनाने के लिए जो है खाद्य श्रृंखला में जीवों को वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। ठीक है, 92 क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखलाओं में मानव की क्या भूमिका होती है, तो मानव जो है वो कहीं ना कहीं उपभोक्ता होता है ना, कंज्यूमर होता है। चलो 93 नंबर की बात करें, देखो पिछली क्लासेस भी आपको देखनी है, ऐसा नहीं करना है कि पिछली क्लासेस ना देखो, आप यही 100 क्वेश्चन देख के चले जाओ, नहीं बिल्कुल नहीं। आपको जितनी 5 से 6 क्लासेस दी हैं आप सारी देख करके जाएं। खाद्य श्रृंखला क्या है ना, जब आप एग्जाम दे करके आना फिर बताना आपका एग्जाम कैसा हुआ। ठीक है, बताना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, मैं वेट करूंगा आप सबका। खाद्य पदार्थ से बनी एक दीर्घ श्रृंखला, है ना, या फिर क्या है भाई बताओ, तो वह मार्ग जिससे ऊर्जा तथा पोषक तत्व पारितंत्र के माध्यम से प्रभावित होते हैं, ये सब चीज़ें जो है वो खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आती हैं, फूड चेन के अंतर्गत आती हैं। चलो अब एक क्वेश्चन देखो, यहाँ से ऐसा भी पूछा जा सकता है, एक जैसे गाजर है ना, उसे खरगोश खाता है, ठीक है, उसे क्या करती है, लोमड़ी खाती है। ठीक है, क्या करती है भाई बताओ, लोमड़ी खाती है ना। ये चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, फिर क्या कहेंगे इसे हम, तो इसे हम क्या कहेंगे, फूड चेन कहेंगे, खाद्य श्रृंखला कहेंगे, जहाँ पे हम आपको बताएं गाजर ये उत्पादक आता है ना, ये आपके कंज्यूमर्स आते हैं, उपभोक्ता आते हैं, और ये आपका क्या आ जाएगा, है ना, सेकेंडरी या फिर टर्सरी कंज्यूमर के नाम से इसे हम जानते हैं। चलिए 95 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, खाद्य श्रृंखला के आगे बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा कारक कम होता है ना, कौन सा कारक जो है वो कम होता है, तो भाई बात करें ऊर्जा की, तो ऊर्जा कहीं ना कहीं कम होती जाती है। 96 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समुद्री खाद्य श्रृंखला को प्रारंभ करता है, तो भाई साहब फाइटो और प्लैंकटन की बात करते हैं, तो ये समुद्री एक जीव है जो खाद्य श्रृंखला को प्रारंभ करता है। ठीक है, अब प्रारंभ करता है तो कहीं ना कहीं उत्पादक जो है किस श्रेणी में आएगा ये फिर, है ना। 97 की हम बात करें, आपकी स्क्रीन पर है, खाद्य श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जो है बिल्कुल सही है, तो सफल जीवों के लिए खाद्य पदार्थ प्रदान करना, ये चीज़ बिल्कुल सही है। चलिए 98 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी खाद्य श्रृंखलाएं पौधे से ही प्रारंभ होती हैं,
है ना, क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं। आप सबको पता है प्रकाश संश्लेषण, है ना, फोटोसिंथेसिस जो विधि होती है ना, इस मेथड से क्या करते हैं पौधे अपना भोजन उगाते हैं, अपनी ऊर्जा खुद बनाते हैं। इसके बाद इन्हें क्या कहते हैं, उत्पादक की श्रेणी में रखते हैं। फिर जो इनका उपयोग करते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कहीं ना कहीं जो फूड चेन है वो आगे बढ़ती हुई चली जाती है। हमने आपको सब समझाया पिछली वीडियोज़ में, ठीक है, आप जरूर देख लेना। 99 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का सही वर्णन करता है? तो भाई साहब देखो, घास, बकरी, मानव, ये बिल्कुल सही करता है, क्योंकि घास को बकरी खाती है, बकरी को खूब मानव खा रहा है आजकल। ठीक है, अब देखो घास को शेर थोड़ी ना खाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब गाय क्या करती है, गाय घास को खाती है, और घास शेर, ये नहीं पता, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। पत्ता पक्षी खाता है, पक्षी को छिपकली, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें जो है गलत हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट 100 नंबर के क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगर खाद्य संबंधों में जहां बाघ हिरण को खाता है तथा हिरण पौधे को खाता है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सत्य है? तो मैं बात करूं, हिरण शिकार है ना। तो ये चीज़ें हैं, आप समझ गए होंगे। चलिए अब 8 से 10 क्वेश्चन और हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, बाकी ये जो क्लास है कंप्लीट हो जाएगी, है ना। इसके बाद हमें आपसे कुछ बातें भी करनी है, कुछ आपको बताना भी है, ठीक है। चलो 136 नंबर के क्वेश्चन की बात करूं, देखो अब एक बात बताओ, प्रदूषण क्या है? पर्यावरण का एग्जाम देने जा रहे हो और आपको प्रदूषण के बारे में पता नहीं है तो बेकार है फिर, है ना। यह प्राकृतिक वातावरण में दूषित पदार्थों का प्रवेश है। कैसा है भाई? प्राकृतिक वातावरण में दूषित पदार्थों का प्रवेश है जो प्रतिकूल परिवर्तन का कारण बनता है। बाकी सारी ऑप्शंस क्या हैं? गलत हैं, ठीक है। चलिए, और ये पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं बताओ? कई प्रकार के होते हैं ना, रेडियोधर्मी प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, है ना। बताओ सभी टाइप्स आपको अगर पता हो तो लिख दो जल्दी से, कमेंट सेक्शन भर दो जल्दी से, ठीक है। भोपाल गैस कांड कब हुआ? तो ये भोपाल जो गैस त्रासदी है वो 1984 में हुई थी, है ना। मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो सिलेंडर है वहाँ पे फट गया था, बहुत सारे कर्मचारी वहाँ पे अपनी जान से उन्हें हाथ धोना पड़ा था। 138 नंबर की बात करें अगर, तो सूर्य से आने वाली घातक परावैंगनिक किरणों को रोकती है O3, यानी कि ओजोन रोकती है। हमने आपको बताया था ओजोन जो है वो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है ना, ओजोन गैस। और हमने कहा था 18 से 35 किलोमीटर के आसपास की रेंज में ये मिलती है ना। ये भी बताया था कि क्षोभ मंडल, इसके बाद मध्य मंडल, फिर समताप मंडल, फिर आयन मंडल, माफ करना दोस्तों, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल, ठीक है। और हमने आपको बताया था जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं, बादलों का फटना, है ना, बिजली का तड़कना, ये जितनी सारी चीज़ें हैं वो सब किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। वायुयान किस में उड़ते हैं? तो भाई साहब समताप मंडल में उड़ते हैं। और ओजोन परत जो है वो भी समताप मंडल में ही पाई जाती है। 139 नंबर का आंसर आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है? तो जितनी भी जो गैसें हैं, CFC की बात करें या फिर ग्लोबल वार्मिंग को जो बढ़ाती हैं गैसें, सब पहुंचाती हैं, लेकिन ज़्यादा ये पहुंचाने की बात करें तो CFC पहुंचा रही है, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। 140 नंबर की बात करें अगर, अम्ल वर्षा में किन गैसों का युग्म होता है? भाई साहब SO2 और NO2 का होता है ना। इसमें H2SO4 कहीं ना कहीं नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में ये गिरती हैं, है ना, जिससे पीलापन आता है। मैं बात कर रहा हूँ ताजमहल की, या जो इमारतें हैं, जैसे संगमरमर की बनी इमारत ताजमहल है, उसका भी कलर कहीं ना कहीं धूमिल होता जा रहा है, तो वो भी कारण इसका है, ठीक है। 141 नंबर की मैं अगर बात करूं, कौन सा पादप वर्ग सल्फर प्रदूषण के लिए सांकेतिक का कार्य करता है? तो भाई साहब लाइकेन की बात करें तो लाइकेन क्या होते हैं? ये प्रदूषण के संकेत करने की एक ऐसी कड़ी होती है जो बताते हैं कि कितना प्रदूषण है यहाँ पे। 142 नंबर की बात करें अगर, कौन सी जो गैस है ताजमहल के रंग को धुंधला कर रही है? तो भाई साहब SO2 की बात करें तो SO2 भी है ना। और कौन सी है? NO2 भी है, ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन में दिया है, पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये दोनों ही है ना। दोनों ही गैसें जो है धुंधला कर रही हैं, लेकिन जो पीलापन वो आता है वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आता है, इसलिए SO2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 143 की बात करें, है ना, देखो अम्ल वर्षा में जब SO2 और NO2, है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जब दोनों ही गिरती हैं तब ये जो है अम्ल वर्षा का कारण बनती है। 143 नंबर का क्वेश्चन, भारत देश की, अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने आपको बताया था नमामि गंगे जो योजना आई थी, है ना, तो उसके अंतर्गत बताओ कितना बजट दिया गया था? तो अभी हमने आपको बताया था 40,000 करोड़ का। कितना? 40,000 करोड़ का, ठीक है। चलो, बेहतरीन तरीका से आपको याद था। 143 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, भारत देश की सर्वाधिक दूषित नदी है वो कौन सी है? तो आप बताना भाई। यमुना जी है,
144 नंबर की बात करें तो हैजा जो है वो कैसे फैलता है? प्रदूषित जल से फैलता है ना? जल से फैलने वाले रोग 2-3 रोग आपको और पता होगा तो आप हमें बताओ कौन-कौन से फैलते हैं? क्या पेचिस पेचिस फैलता है, हैजा फैलता है और कौन-सा फैलता है? पीलिया फैलता है कि नहीं फैलता है बताओ? है ना? दूषित जल से, दूषित भोजन से, बताओ आप हमें कमेंट सेक्शन में। बाकी देखो ह्यूमन वैल्यू एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बहुत सारी क्लासेस बनाई हैं, माफ़ करना ये जो है वो फर्स्ट ईयर का लग गया है ना? चलो कोई बात नहीं। बहुत सारी क्लासेस ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ मानवीय मूल और पर्यावरणीय अध्ययन की बनाई हैं, है ना? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे या फिर जो है हम आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। बाकी पीडीएफ के लिए आप ज़रूर जुड़ जाना, है ना? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है ना मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, तो बिल्कुल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की मिल जाएगी। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का अगर आपका जो माइनर या मेजर सब्जेक्ट है तो इसकी भी क्लासेस आपको दी थी, है ना? यूनिट 22 इसको कंप्लीट किया है संपूर्ण एक क्लास में, मात्र एक वीडियो में जो है संपूर्ण टूर गाइड को हमने कंप्लीट किया था। अगर आपका मेजर माइनर सब्जेक्ट है तो बिल्कुल देख लें, है ना? मल्टीमीडिया की बात करें तो बहुत बेहतरीन क्लासेस मल्टीमीडिया की भी आपको दी हैं। 1 से 2 क्लासेस और जल्दी से जल्दी मल्टीमीडिया की लाने की कोशिश करूँगा, है ना? अभी तक नहीं कहा है आपसे लाइक करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बिल्कुल ज़रूर लाइक कर दो यार, है ना? अभी तक अगर लाइक नहीं किया है और ना जुड़े हो अगर आप हमसे तो जुड़ जाओ, ताकि हम आपको जो आप सेकंड ईयर या फिर आप माफ़ करना आप जब थर्ड ईयर में पहुँचेंगे, है ना? या फिर आप सेकंड ईयर के 4th सेमेस्टर में पहुँचेंगे तो आपको क्लासेस की जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो बिल्कुल आप बीएससीएमएस शुभम स्टडी प्लेटफॉर्म आपका परिवार है, आपके लिए दरवाजे खुले हैं, है ना? बिल्कुल जब ये चैनल बनाया था तो कहीं न कहीं ये सोच करके बनाया था कि हर तबके के गरीब से गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम जो है बिल्कुल करूँगा और अंतिम साँस तक करता रहूँगा दोस्तों, है ना? आप सबके प्यार और आप सबके सपोर्ट की वजह से चीज़ें बहुत आसान रहेंगी। मुझे उम्मीद है ना? कहीं न कहीं मैं जो अच्छा काम है वो आपके लिए कर पा रहा हूँ, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। आप सब अपने लक्ष्य को हासिल करें, आप सब सफल होएँ और आप सभी को एग्ज़ाम्स की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ठीक है? चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और बिल्कुल लाइक ज़रूर कर दो, अभी तक नहीं कहा है आपसे लाइक करने के लिए, आप कर दो, है ना? ताकि हमारी भी ऊर्जा बढ़ जाए, हमें भी मोटिवेशन मिले। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, है ना? और शेयर कर दो सभी दोस्तों को ताकि सबका भला हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।